हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने चैनल स्टडी विथ विजय भैया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इतिहास की एक बहुत ही रोचक घटना का जिक्र करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस घटना का नाम है ऑपरेशन पोलो। हम जानेंगे ऑपरेशन पोलो क्या था, कब हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब की। हम समझते हैं कि ऑपरेशन पोलो क्या था। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो आज़ाद भारत में सबसे बड़ी सैन्य या फिर पुलिस कार्रवाई थी। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो किसका माइंड था? ऑपरेशन पोलो सरदार पटेल का माइंड था और इसमें एक बहुत ही अहम योगदान जनरल के एम करियप्पा का था। दोस्तों, जनरल के एम करियप्पा हमारे डिफेंस के हेड उस टाइम के हेड थे। तो सरदार पटेल ने के एम करियप्पा साहब से 5 मिनट की मीटिंग करी थी और उस मीटिंग में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातचीत हुई थी। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा कि वो मीटिंग में क्या बात हुई थी। देखते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, ये ऑपरेशन कब हुआ था? ये ऑपरेशन दोस्तों 13 सितंबर 1948 को चालू हुआ था और 18 सितंबर 1948 को समाप्त हो गया था। ये ऑपरेशन 5 दिनों तक चलता है। दोस्तों, इस ऑपरेशन को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा भारत के इतिहास को। दोस्तों, आज़ादी के समय हमारे पास 562 रियासतें थी। कुल 562 रियासतें थी भारत में। उसमें से लगभग सारी रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने बोला कि हम अपना स्वयं का देश या राज्य चलाना चाहते हैं, हम स्वयं से चलाएंगे, हम आप में शामिल नहीं होना चाहते। वो 3 थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। दोस्तों, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद से रिलेटेड है, तो इसमें हम केवल हैदराबाद की बात करेंगे, जूनागढ़ और कश्मीर की बात नहीं करेंगे। दोस्तों, हैदराबाद का विलय का काम सरदार पटेल को दिया गया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि सरदार पटेल की इसमें क्या भूमिका रही और कैसे ये ऑपरेशन पोलो इतना फेमस हो गया। दोस्तों, जब हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। हैदराबाद दोस्तों, अगर इकोनॉमी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल था। इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, इसके पास खुद की सेना थी, खुद का डाक विभाग था और खुद की रेल थी। हैदराबाद अपने आप में इतना सक्षम था कि वो अपना एक देश स्वयं चला सकता था। लेकिन क्योंकि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैदराबाद बहुत इम्पोर्टेंट था, तो उसको हम छोड़ भी नहीं सकते थे। तो दोस्तों, हैदराबाद के जो निज़ाम थे मीर उस्मान अली, उनको इस बात की एक भनक लग गई कि सरदार पटेल हैदराबाद के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, मीर उस्मान अली ने सीधे अपनी एक चिट्ठी भेजी यूएन को एक चिट्ठी भेजी और इसमें अब यूएन का इंटरफेरेंस हो जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे ही विदेशी ताकतों की बात आती है तो वो चाहते ही थे हमेशा से कि भारत टुकड़ों टुकड़ों में बँट जाए। अब यूएन ने साफ सीधे तौर पे कह दिया, यूएन ने वहाँ से एक चिट्ठी भेजी और कहा कि भारत किसी भी तरह से हैदराबाद के ऊपर कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन सरदार पटेल, जब तक यूएन ने चिट्ठी भेजी नेहरू साहब को और जब तक नेहरू साहब सरदार पटेल को ये मैसेज भेजते, लेकिन सरदार पटेल ये बात समझ चुके थे कि अब मुझे कभी भी रोका जा सकता है। सरदार पटेल ने अपनी भारतीय सेना के 35,000 जवानों को हैदराबाद में चढ़ाई का हुक्म दे दिया। जब ये बात नेहरू के वहाँ पहुँचती है कि सरदार पटेल रुको, अभी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करनी है, तब सरदार पटेल जवाब में कहते हैं, साहब अब तो मैं आगे निकल गया हूँ, अब तो मैंने चढ़ाई कर दी है। दोस्तों, मैंने एक मीटिंग का जिक्र किया था, वो 5 मिनट की जो मीटिंग थी के एम करियप्पा साहब और सरदार पटेल के बीच में, उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई थी? दोस्तों, उस मीटिंग में सरदार पटेल ने के एम करियप्पा साहब से पूछा था कि अगर इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान हमारे ऊपर किसी भी तरह का अटैक कर देता है तो क्या आप उसको संभाल लेंगे? तो करियप्पा साहब का सिर्फ एक ही जवाब था, आप आगे बढ़िए, हम पाकिस्तान से निपट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो ये हो गई कि हमारे जवान जो है हैदराबाद पे चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि मीर उस्मान अली जो थे ये चुप तो बैठने वाले थे नहीं, तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के पीएम, उस समय के जो पीएम थे लियाकत अली, उनके पास एक चिट्ठी भेजी कि आप हमारी किस तरह से मदद कर सकते हैं।
तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया हम डायरेक्टली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होगा? लेकिन लियाकत अली पाकिस्तान का बंदा, तो ये भी तो खुरापाती कुछ ना कुछ तो करेगा। इसने एक डिफेंस मीटिंग बुलाई और उसमें अपने डिफेंस के जो हेड थे उस टाइम के, उनसे पूछा कि क्या हम किसी भी तरह का कुछ भी इसमें कार्रवाई कर सकते हैं? क्या हम दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों पे क्या बॉम्बिंग नहीं कर सकते, बम नहीं गिरा सकते? उन्होंने कहा बिल्कुल गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल गिरा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास बम जो छोड़ने वाले जो प्लेन्स हैं या बम मारक जिसे कहते हैं, हमारे पास 4 हैं, जिसमें से 2 चल नहीं रहे हैं, 2 बचे हैं। 2 में से मान लीजिए 1 अगर वहाँ पहुँच भी जाए तो वो वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सब देखकर लियाकत अली ने अपना फ़ैसला बदल लिया और पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बचे हैदराबाद के निज़ाम को अकेले ही हमारे 35,000 जवानों से निपटना था। लेकिन क्योंकि इनके पास भी 22,000 की एक बहुत ही बड़ी सेना थी, जिसमें रज़ाकार्स भी थे। ये रज़ाकार्स दोस्तों इतने खतरनाक थे, इनका सिर्फ़ एक ही काम था कि कहीं पे भी अगर इनको हिंदू दिख गए तो उनको मारना था। ये रज़ाकार्स का आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बार 22 मई को गंगापुर रेलवे स्टेशन पे हिंदुओं से भरी ट्रेन आ रही थी। दोस्तों, ये रज़ाकार्स वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत ही भयानक कत्लेआम करते हैं। दोस्तों, रज़ाकार्स जो थे वो अपने इस चीज़ के लिए बदनाम थे, किसी भी हिंदू गाँव में घुस जाते थे और वहाँ पे लूट-पाट और किसी भी बड़े-छोटे को नहीं छोड़ते थे। अब इतनी खतरनाक सेना के साथ हैदराबाद का निज़ाम चौड़े में था कि भाई हम तो देख लेंगे। लेकिन भारत की फ़ौज के आगे वो टिक ना सके और 18 सितंबर को निज़ाम के जनरल अल अदरूस ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि इस ऑपरेशन में भारत के केवल 66 सिपाही ही मारे गए थे, जबकि लगभग 100 सिपाही घायल हुए थे। लेकिन हैदराबाद के लगभग 2000 रज़ाकार्स मारे गए थे और लगभग 1000 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, ये ऑफ़िशियल डाटा है। अनऑफ़िशियल डाटा कुछ और कहता है। अनऑफ़िशियल डाटा कहता है कि इन 5 दिनों में लगभग 2 लाख लोग मरे थे। अब आप बताना दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपको इस घटना को यह घटना कैसी लगी? और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।